आपके आप सभी विद्यार्थियों का मैं प्रोफेसर मिर्जा सद्देक इस द्वितीय अर्थात सेकंड सेमेस्टर में स्वागत करता हूं। कोरोना महामारी के कारण हम द्वितीय सेमेस्टर में भी ऑनलाइन ही आपका पाठ्यक्रम पूरा करने का प्रयास करेंगे जहां तक संभव है। यदि यद्यपि ये जो महामारी है समाप्त हो जाती है तो हम आपसे डायरेक्ट सामने मिल पाएंगे, लेकिन तब तक के लिए आपको ऑनलाइन या ज़ूम मीटिंग के माध्यम से ही हम आपसे जो है वह वार्तालाप करेंगे या कहानियों को समझाएँगे। तो हम जो पहले हमने पहले प्रथम सत्र में या पहले सेमेस्टर में जो हमने पाठ्यक्रम देखा था, ठीक उसी प्रकार का पाठ्यक्रम आपको इस द्वितीय सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में भी रखा गया है, जिसका नाम भी समान है। तो आओ हम सबसे पहले इसके पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं। आज हम वही देखेंगे और उसके बाद जो है सिलसिलेवार आपकी जो भी पाठ्यक्रम है उसको पूरा करने का जो है प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले आपके लिए हम आपको पाठ्यक्रम बता देते हैं। ये आपका पाठ्यक्रम है। पेपर का नाम है सामान्य हिंदी पेपर 2, जिसे हमने प्रथम सत्र में या पहले सेमेस्टर में देखा था। पेपर का नाम वही था सामान्य हिंदी, लेकिन भाग 1 था, अब सामान्य हिंदी भाग 2 है। सेमेस्टर जैसे लिखा है दूसरा, पेपर भी आपका दूसरा ही रहेगा। पाठ्यक्रम 2 भागों में विभाजित है। पहले पाठ्यक्रम में आपके लिए 7 कहानियां रखी गई है और वो जिसको कहा गया है और आज जो है वह व्यवहारिक हिंदी इस प्रकार से रखा गया है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके लिए जो पाठ्यक्रम की जो पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है कथा संसार। कथा संसार नाम की किताब है जो पहले भी थी फर्स्ट ईयर में, पहले पहले प्रथम सत्र में भी ये थी और द्वितीय सत्र में भी है, लेकिन प्रथम सत्र में इसकी पहली केवल 7 कहानियां थी और आज जो अब हमारे लिए जो दूसरे सेमिस्टर में अगली 7 कहानियां हैं और कुछ व्याकरण का हिस्सा है। तो हम इसकी पहली जो पाठ्य पुस्तक है उस पर चर्चा करेंगे। आपके लिए जो कहानियां इसमें संकलित की गई है या कि रखी गई है उसमें से पहली कहानी है घर की तलाश। यह राजेंद्र यादव जी की ये कहानी है। हम इसलिए इस पर थोड़ा सा जोर दे रहे हैं कि कहानी का नाम और कहानीकार का नाम, तो आप कहेंगे कि सर ये तो हमको सामने दिख ही रहा है, लेकिन आपको एक कॉपी और पेन लेकर बैठना है और जैसे ही हम कहते हैं कहानी का नाम और कहानीकार का नाम, इनको लिख कर लेना है। क्योंकि क्या हुआ है कि दोनों सत्र में आपकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव रही है, विकल्प सहित प्रश्न पत्र रहा है। सब्जेक्टिव या दीर्घोत्तरी उत्तर आपके लिए नहीं रखे गए हैं। हो सकता है अगर ये महामारी कम होती है तो ठीक है, यद्यपि नहीं होती है तो आपको ठीक उसी प्रकार जैसे आपने प्रथम सत्र में परीक्षाएं दी है कि ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा क्या जाता है, विकल्प में क्या पूछा जाता है, यही कि घर की तलाश कहानी के कहानीकार कौन है। इसलिए हमको जो है उसके मूल कहानीकार नीचे विकल्प देते हैं, जिसको और हम नीचे कहते हैं ऑप्शन जिसको कहा जाता है, वो दे देते हैं विकल्प जिसको कहा जाता है। लेकिन हमारे लिए इतना याद रखना जरूरी है कि कहानी का नाम और कहानीकार का नाम। इसके बाद जो जो कहानियों में पात्र आते हैं, कैरेक्टर जिसको हम कहते हैं, पात्र कहते हैं, उनको आपको लिख कर लेना है। उसके बाद उनका जो डिटेल होता है, उनका जो व्यक्तिमत्व है कि ये कौन है। मान लो कोई नाम है किसी का, जैसे राजू है, तो राजू कौन है, या इसका विवाह हुआ है क्या, इसकी पत्नी का नाम क्या है, इसको बेटे हैं या बेटियां हैं तो उनके नाम क्या है, उसकी आयु कितनी है। इस तरह से आपको लिख कर लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यही पूछा जाता है कि राजू जो है किस कहानी का पात्र है, जैसे आपने देखा होगा पिछले वर्ष में भी। और हम इस वर्ष कोशिश करेंगे आपको जितनी भी ये जो पात्र आते हैं या कहानी कहानीकार का नाम, ये सब ऑब्जेक्टिव जो है आपको एक पीडीएफ के माध्यम से आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हम इसको डालेंगे। लेकिन जैसे ही हम आपके लिए
ये कहते हैं कि ये जैसे आपको क्रिएट तो करना ही है, लेकिन उसके बाद भी हम क्या करते हैं, इसको यूट्यूब पर इस वीडियो को अपलोड करते हैं। वहां पर जाकर भी आपको वो वीडियो देखना है, ताकि आपके लिए कहानी हमारे लिए अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। जाहिर बात है, कोई भी कहानी या साहित्य जो भी लिखा जाता है, तो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर लिखा जाता है, किसी न किसी समस्या को लेकर वह साहित्य या कहानी लिखी जाती है। तो हमारे लिए देखना क्या है कि कहानी का नाम, कहानीकार का नाम और किस विषय पर, किस समस्या पर ये कहानी लिखी गई है और उसमें पात्र क्या है। केवल इतना आपने पूरा ब्यौरा यदि आपने आपके मन मस्तिष्क में रख दिया, तो आपको कहानी अच्छी तरह से याद हो जाती है, समझ में आ जाती है, और शायद जिंदगी भर भी ये कहानी आप भूला नहीं पाते हैं। तो आपकी पहली कहानी है घर की तलाश, जो राजेंद्र यादव जी ने लिखी हुई ये कहानी है। ये कल्पना के आधार पर लिखी गई ये कहानी है। जितने भी कहानीकार है ये आधुनिक कहानीकार है, लेकिन जिसको हम कल्पना कहते हैं कि मान लो गाय बोलती है, गाय कैसे बोलेगी, लेकिन हमको मानकर चलना है। उसी प्रकार से इस कहानी में भी वर्णन है, काफी सुंदर कहानी है। जो व्यक्ति अपने घर से दूर गया है, जो दूर गया मतलब भटक गया, मानवीय मूल्यों से वो भटक गया है, वो समाज से भटक गया है, वो वापस जब घर पर आना चाहता है, वो तलाश करना चाहता है, तो किस प्रकार की समस्याएं उसके लिए उपस्थित होती है, किस प्रकार की समस्याओं का उसको सामना करना पड़ता है, इसका बहुत सुंदर चित्रण जो है वह घर की तलाश कहानी में राजेंद्र यादव जी ने किया है। इस पाठ्यक्रम की दूसरी कहानी है कस्बे का आदमी, जिसको लिखा है कमलेश्वर जी ने। कमलेश्वर जी वैसे ग्रामीण कथाकार हैं, ग्रामीण समस्याओं पर अधिक इन्होंने साहित्य लिखा है, या कि वो जो है ग्रामीण परिवेश, जैसे कस्बा जो कहते हैं, कस्बा एक ग्रामीण क्षेत्र को कहा जाता है, जिसको अंचल भी कहा जाता है। तो ये, लेकिन देहात जैसे हमारे पास शब्द का प्रयोग होता है, ग्रामीण या देहात, तो देहातों का या देहात का जो आदमी है, ग्रामीण जो व्यक्ति है, उसका चरित्र कैसे होता है, उसके विचार कैसे होते हैं, या उसका व्यवहार कैसे होता है, ये संपूर्ण बहुत ही सुंदर वर्णन हमको जो है कस्बे के आदमी कहानी में दिखाई देता है। और जैसे जैसे कहानी खुलती है, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमको इस कस्बे के आदमी का जो नायक है, जो प्रमुख पात्र है, उसका चेहरा जो है हमारे सामने, या उसका प्रतिबिंब जो है सामने हमको दिखाई देता है। तो केवल एक मात्र केवल इतना याद में रखिए कि ग्रामीण परिवेश को लेकर लिखी गई ये कहानी है, कहानी का नाम ही है कस्बे का आदमी। कस्बा यानी देहात, देहात का आदमी, जिसको लिखा है कमलेश्वर जी ने। इसके बाद की कहानी है पोस्टमैन, जो शैलेश मटियानी की कहानी है। जाहिर बात है, पोस्टमैन जो हमारे पास जो डाकिया आता है, देखिए आधुनिक युग के कहानीकारों ने ऐसे नहीं कि जिससे कोई हिंदी के ही शब्द का प्रयोग किया, जो प्रचलन में अंग्रेजी के शब्द आते हैं उसका भी प्रयोग जो है हमको यहाँ पर इन कहानियों में दिखाई देता है। चूंकि ये अत्याधिक आधुनिक कहानीकार है, ये 1900 के बाद के कहानीकार है, 1900 के मतलब 90 के दशक के कहानीकार है, इस कारण अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। इसलिए डाकिया लिखने के बजाय इन्होंने पोस्टमैन इस प्रकार से ये नाम शीर्षक दिया है कहानी का, और इसको लिखा है शैलेश मटियानी जी ने। इसमें पोस्टमैन के पूरे जीवन दर्शन को जो है इसमें बताया गया है। उसके बाद की कहानी है छुट्टी का दिन, जो उषा प्रियवदा की ये कहानी है। छुट्टी का दिन, जाहिर बात है जो आदमी काम करता है, अकेला है, कोई दफ्तर में किसी कार्यालय में वो काम करता है, और विशेषकर वह व्यक्ति यदि लिंग से स्त्री हो और कुंवारी हो, जिसका ब्याह नहीं हुआ हो, तो उसको जो है नियमित रूप से जब कार्यालय जाती है तो उसको कुछ लगता नहीं है जीवन के बारे में, लेकिन जैसे छुट्टी आ जाती है, छुट्टी का दिन उसके लिए बहुत बड़ा लगता है, बहुत बड़े पहाड़ सा लगता है। तो किस तरह से एक छुट्टी के दिन का वर्णन जो है इस कहानी में उषा प्रियवदा जी ने किया है। स्त्री की मनोदशा को चित्रित करने वाली ये, या मनोवैज्ञानिक जिसको हम कहेंगे, उस प्रकार की ये कहानी है छुट्टी का दिन, जिसको उषा प्रियवदा जी ने लिखा है। इसके बाद की कहानी है गुमशुदा की तलाश। जैसे पहले ऊपर पहली कहानी थी घर की तलाश, उस तरह से यहाँ पर गुमशुदा की तलाश, कोई व्यक्ति है जो गुमा हुआ है ना, और उसकी फिर से आपको तलाश है, लेकिन गुमशुदा कैसे है,
क्या वो क्या वो अपने जीवन के मार्ग से या सांसारिक मार्ग से भटका हुआ है, या फिर उस भटके हुए मार्ग से वापस अपने घर आना चाहता है? इसी द्वंद्व को लेकर लिखी गई कहानी है गुमशुदा की तलाश। गिरीश नाम का पात्र है और उसके माध्यम से अत्यंत सुंदर चित्रण जो है इस कहानी में हमको दिखाई देता है। गुमशुदा की तलाश जो पारिवारिक कहानी के अंतर्गत हम इसको ले सकते हैं, मतलब इसका विषय जो है वो पारिवारिक है। इसके बाद है दूज का टीका, जो सूर्यबाला की अत्याधुनिक कहानी है जिस पर पाश्चात्य संस्कृति का अत्याधिक प्रभाव है। दूज का टीका अर्थात जब दिवाली आती है तो भाई बहन जो होती है, बहन जो भाई को टीका लगाती है या कि उसकी आरती वगैरह उतारती है, पूजा वगैरह करती है ना। और उस समय जो विधियां वगैरह होती है ये ग्रामीण में या हमारे ये कहें कि शहरों में तो या गांवों में होती है, लेकिन जो बड़े बड़े शहर हैं जिसको महानगर कहते हैं उनमें ये प्रथा थोड़ा सा इनको अनबना या अटपटा सा लगता है कि ये क्या है कि माथे पर तिलक लगाना और वो फिर पैसे मांगता है, ये राखी बांधना है फिर उसको पैसे देता है। ये तो गिव एंड टेक वाला मामला होगा, तो कुछ मुझे दे दो मैं तुम्हें कुछ दे देता हूँ, है ना। तो इस तरह से मतलब एक आधुनिक विचार, स्वच्छंदतावादी विचार को इसमें प्रकट किया गया है जिस पर पाश्चात्य विचारों का प्रभाव हमको दिखा। मतलब एक तरफ भारतीय संस्कृति है और उसी भारतीय संस्कृति पर जो पाश्चात्य संस्कृति का आक्रमण है उस आक्रमण को इस कहानी में सुंदर जो है चित्रित किया गया है। कहानी का नाम याद रखिए, दूज का टीका, और इसको लिखा है सूर्यबाला जी ने। अंतिम कहानी है मैं, शहर और वे। मतलब तीन इसमें घटक आए हैं, जैसे मैं अलग है, उसके बाद शहर जो गांव शहर होते हैं या महानगर होते हैं वो अलग है, और वे यानी और कोई दूसरे जो लोग हैं। मतलब इन तीनों को मिलाकर ये कहानी लिखी गई है, मैं, शहर और वे। ये मोहनदास नेमिशराय जी की कहानी है जो आधुनिक युग में, आज के युग में जो नई समस्याएं चल रही है, हम जिसको दलित चेतना के नाम से जानते हैं। दलितों पर जो पहले से अन्याय एवं अत्याचार होते आए हैं और उसी अन्याय और अत्याचार के विरोध में या किस प्रकार से अत्याचार होते हैं उस समस्या को लेकर ये कहानी लिखी गई है। ये दलित चेतना को या दलितों की समस्या को चित्रित करने वाली ये कहानी है, मैं, शहर और वे, मोहनदास नेमिशराय जी की। तो शायद ये आपको समझ में आ गई होगी कि ये आपके साथ कहानियां हैं। हम जैसे जैसे हम अगले पीरियड में, अगले तासिका में हम पहली कहानी जब लेंगे घर की तलाश, तो हम उसको पूरे विस्तार से उसका विवेचन करेंगे, पूरी जानकारी आपको दे देंगे। क्योंकि चूंकि ये पाठ्यक्रम पर हमने पहला पीरियड आपका लिया है, इसलिए आपको इस पाठ्यक्रम की सामान्य जानकारी हम दे रहे हैं। ये हो गया अ विभाग। अब दूसरा आ जो विभाग आता है वो है व्यवहारिक हिंदी। या आपके स्क्रीन पर शायद दिख रहा है व्यवहारिक हिंदी, यहाँ तक आपको ये दिख रहा है व्यवहारिक हिंदी। मतलब आपके व्यवहार में आती हुई जो हिंदी है, व्यवहार में जो प्रयुक्त हिंदी है उसको व्यवहारिक हिंदी कहा जाता है। अब कहेंगे कि ये से कैसे कह रहे हो सर, ये तो हिंदी है। लेकिन हर जगह हर समय पर एक ही प्रकार की भाषा या के हिंदी का प्रयोग नहीं होता है। ग्रामीण विभाग में हिंदी का प्रयोग अलग होगा, शहरी विभाग में हिंदी का प्रयोग अलग होगा, कार्यालय में हिंदी का प्रयोग अलग होगा, प्रशासनिक कार्यालय में भी अलग अलग अगर कार्यालय है तो वहां पर भी हिंदी का प्रयोग अलग होगा। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में यदि जाते हो तो विज्ञान में हिंदी का प्रयोग जो है वह अलग होगा, मतलब उसके शब्द अलग अलग होंगे। इसीलिए इस विभाग का नाम रखा गया है व्यवहारिक हिंदी, जो व्यवहार में आती है, व्यवसाय में आती है, या कि व्यापार में जो हिंदी का प्रयोग होता है उसको हम व्यवहारिक हिंदी कहते हैं। जिसमें पहला जो बिंदु है वो है व्यवहारिक लेखन पक्ष है, जिसमें संक्षेपण और पल्लवन आपको करना है। मतलब क्या होता है कि सरकारी कार्यालयों में बड़े बड़े अधिकारी होते हैं और ये बड़े बड़े अधिकारी, उच्च स्तर के अधिकारी, ये अगर कोई आप पत्र लिखते हैं तो ये पूरा पत्र जो है या कोई निवेदन आप देते हैं
कोई प्रस्ताव है तो ये पूरा तो पढ़ते बैठ नहीं सकते हैं, उतना समय उनके पास नहीं होता है। तो क्या करते हैं कि जो बाबू होता है, बाबू अर्थात क्लर्क को कहा जाता है, तो ये जो बाबू या क्लर्क है, ये क्या करता है, उस जो बहुत बड़ा लिखा हुआ पत्र है उसको संक्षेप में करता है। इसके पहले जैसे हमने देखा है कहीं पर 11वीं 12वीं कक्षा में या 10वीं कक्षा में हो गया था, 1/3 कीजिए पठित पाठ्यांश का, या कोई एक पैराग्राफ दिया जाता था, उसको शॉर्ट में लिखना है, संक्षेप में लिखना है। तो उसी तरह से यहाँ आपके लिए भी रखा गया है। मतलब ये कैसे किया जाता है, इसके नियम क्या होते हैं, इसकी क्या विशेषता होती है, ये सब कुछ जो है हम जानकारी आपको देंगे जब ये हमारे लिए पढ़ाई के लिए आ जाएगा। केवल इतना याद में रखिए कि जो बहुत अधिक विस्तारित होता है, अब उसको कम करने की प्रक्रिया या संक्षेप करने की प्रक्रिया, लेकिन उसमें जो मुख्य मुद्दा है केवल वही दिया जाता है, इसलिए इसको संक्षेपण कहा जाता है। किसी पत्र को संक्षिप्त करना, इसको हम संक्षेपण कहेंगे। ठीक इसके विरुद्ध में, जैसे कोई एक छोटा सा आपके लिए पैराग्राफ नहीं बल्कि एक हेडिंग दी गई है, कोई जो है एक शीर्षक आपके लिए दिया गया है, केवल शीर्षक दिया है, उस पर से आपको क्या करना है, उसका विस्तार करना है। देखिए जैसे निबंध आपके लिए पूछे जाते थे पहले, हमारे लिए निबंध तो नहीं है, लेकिन जैसे एक कोई स्लोगन आपके लिए जैसे दिया गया है, या कोई मुहावरा आपके लिए दिया जाता है, 100 सोनार की 1 लोहार की, बस इतना ही दिया जाता है। और आपको कहा जाता है इसका पल्लवन कीजिए, एक्सपेंशन कहते हैं अंग्रेजी में, मतलब इसको विस्तारित करना है, इसका विस्तार करना है। जैसे हमने पहले देखा, पहले विस्तारित था, उसको संक्षेप करना है। अब क्या है, ठीक संक्षेप के उल्टा है ना, विरोध, उल्टा उसके विरुद्ध जो है ये आपको पल्लवन होता है ना। पेड़ जैसे क्या है, बोए आम या बोए पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होए या आम कहाँ से आए, मतलब जो जैसा करता है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब इस पर आपको लिखना है, तो इसमें कुछ एक उदाहरण देने पड़ते हैं, कुछ क्या किस तरह से उस कथा को पुरोना पड़ता है, ये संपूर्ण जानकारी हम देंगे कि किस प्रकार से पल्लवन किया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि आपको केवल एक मुहावरा, एक लोकोक्ति दी जाती है, और उसको जो है आपको उसका विस्तार जो है करना पड़ता है, इसको हम पल्लवन कहते हैं। भाग 2 है पत्राचार, यानी पत्र कैसे लिखे जाते हैं। मतलब इसका व्याकरणिक दृष्टि से भी एक महत्व होता है कि कौन सी जगह पर पता लिखना है, कहाँ पर क्या लिखना है। इसमें संबोधन होता है, मतलब आदरणीय सर, महोदय, माननीय, ये सारी चीजें वो कहाँ लिखनी है, विषय कहाँ लिखना है, तारीख या दिनांक कहाँ डालनी है, बीच में उस पत्र के आशय कैसे लिखना है, अंत उसका कैसे करना है, और अंत में क्या लिखना है। जैसे हमने इसके पहले भी पत्र देखा है, लेकिन ये केवल निजी पत्र, वैयक्तिक पत्र आपने अब तक लिखे हैं, देखे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमको जो है सरकारी और अर्ध सरकारी पत्रों को भी देखना है। निजी पत्र तो हमें पता है कि जैसे पिताजी के लिए, पिताजी के पास 500 रुपये मंगाइए, कुछ आपको किताबें खरीदनी है या किसी की फीस भरनी है, तो मांगते हुए पत्र लिखिए, तो हम लिखते हैं कि पिताजी आपका नमस्कार, ये जो है सामान्य रूप से पत्र होते हैं, जो हमने इसके पहले भी देखे हैं। लेकिन इसमें सरकारी और अर्ध सरकारी जो पत्र होते हैं, ये विशेष प्रकार से लिखे जाते हैं। इसमें अपने मन की बात नहीं लिखी जाती है, एक प्रशासनिक आज्ञा जिसको हम कहते हैं, सरकारी ऑर्डर, गवर्नमेंट का जो ऑर्डर होता है, उस प्रकार से ये पत्र लिखा जाता है। इसमें दया, विनती, विवेचन ये इस तरह का नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट आदेश होता है, जिसको हम निर्देश कहते हैं। और ये पत्र लिखता कौन है, एक सरकार दूसरी सरकार को पत्र लिखती है, उसको हम सरकारी पत्र कहते हैं। एक सरकार, यानी यदि मैं किसी को पत्र लिखता हूँ सरकार को, तो वो सरकारी पत्र नहीं कहा जाएगा, है ना। हमारे पास द्विदल शासन प्रणाली है, एक केंद्र सरकार होती है और एक राज्य सरकार होती है। महाराष्ट्र में जो चलती है वह राज्य सरकार है, दिल्ली से जो चलती है उसको केंद्र सरकार कहा जाता है, केंद्रीय सरकार। तो केंद्र सरकार यदि महाराष्ट्र राज्य को पत्र लिखती है तो वो सरकारी पत्र में आएगा, या फिर महाराष्ट्र राज्य जो है वो केंद्र को पत्र लिखता है तो वह सरकारी पत्र में आएगा, इसको हम सरकारी पत्र। तो कैसे लिखते हैं, क्या क्या होना चाहिए, किसको लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ये हम पूरी जानकारी जो है आपको इसमें डिटेल में दे देंगे। इसके बाद दूसरा है कि अर्ध सरकारी पत्र। ठीक सरकारी पत्र की तरह होता है, लेकिन ये आधा सरकारी होता है, ये पूरा सरकारी नहीं होता है। मतलब जितने भी प्रशासनिक कार्यालय है
ये लोग जब सरकार को पत्र लिखते हैं इसको हम अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। जैसे कोई महाविद्यालय का प्रधानाचार्य है, सरकार को पत्र लिख रहा है, यह अर्ध सरकारी है, क्योंकि महाविद्यालय का प्राचार्य वो अपने लिए नहीं लिख रहा है पत्र, वो महाविद्यालय के लिख रहा है, महाविद्यालय की समस्या को लेकर वो पत्र लिख रहा है। किसी जिला अधिकारी को कहो या कोई पालक जो मंत्री होता है या फिर आपका मुख्यमंत्री को हो, इनको जब पत्र लिखते हैं या वाइस चांसलर जो होता है, कोई गुरु जिसको कहा जाता है, जब इस तरह के पत्र लिखे जाते हैं इसको हम अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। इसको कैसे लिखा जाता है, इसके विषय में जो अंदर लिखा होता है उस विषय में क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या लिखना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी हम दे देंगे। इसके बाद नंबर 3 जो आज ज्वलंत विषय है, आज जो हर जगह हमको व्याप्त है, हम जिस प्रकार से आपकी जो तासिका है ये ले रहे हैं, ठीक वही बात हर जगह जो चल रही है वो है कंप्यूटर में हिंदी का प्रयोग। आज जो जितने भी कंप्यूटर आए हैं, आज जो जितने भी जनसंचार के माध्यम है, जनसंचार का माध्यम कंप्यूटर भी एक है, बहुत सारे जनसंचार के माध्यम है, लेकिन सशक्त माध्यम में मोबाइल है, टीवी है और आपका कंप्यूटर है। खैर मोबाइल और टीवी में तो हिंदी आया ही है। आप यदि कोई भी चैनल देखते हैं और उसमें आपको एक ऑप्शन होता है, एक विकल्प होता है कि अपनी भाषा को चुनिए। अब देखिए मोबाइल में जाइए या फिर टीवी पर जाइए, जो भी आपके चैनल है उसमें आपको विकल्प दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से अब कंप्यूटर में भी हिंदी का प्रयोग जो है वो बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। इतना अधिक मात्रा में हो रहा है कि आप जब गूगल पर जाते हो, जो सर्च इंजिन है जो शोध करता है, उसमें यदि आप हिंदी में भी बोलते हो तो आपको जो है वो सारी जानकारी जो आपको चाहिए वो आ जाती है। मतलब कंप्यूटर में आज हिंदी का जो प्रयोग है वो अत्यधिक बढ़ रहा है। आज की कई वेबसाइट जो है आज हिंदी में दिखाई देती है। कई प्रकार के कीबोर्ड्स जो है जिसको कुंजी पटल कहा जाता है, ये कीबोर्ड्स भी जो है आज हिंदी में दिखाई दे रहे हैं। मतलब हिंदी में, कंप्यूटर में हिंदी का बहुतायत से जो है अब प्रयोग बढ़ गया है। किस तरह से है हम आगे जब भी आएंगे तो तब उस पर चर्चा करेंगे, देखेंगे। इसके बाद नंबर 4 है अनुवाद, इसका स्वरूप और भेद। अनुवाद का स्वरूप कैसे है या अनुवाद किसको कहा जाता है, जिसे आप जानते हैं अंग्रेजी शब्द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब एक भाषा को दूसरी भाषा में कहना। क्या कह रहे हैं हम, एक भाषा में से दूसरी भाषा में जाना या कहना, इसको अनुवाद कहते हैं। जैसे अंग्रेजी का पैराग्राफ दिया है उसको आप हिंदी में लिखना है। ये हमने इसके पहले भी हमने देखा था कहीं ना कहीं 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा में। कुछ ज्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है, आपको केवल क्या है अनुवाद का स्वरूप क्या है और उसके कितने भेद है, कितने प्रकार से जो है वो अनुवाद होता है। कितने प्रकार से अनुवाद होता है मतलब इसके नियम है। जब साहित्य का अनुवाद होता है तो अलग हो जाता है, जब हम बोलचाल कर बात करते हैं तो उसका अनुवाद अलग होता है। किसी विधि या न्याय के किताबों का जब अनुवाद किया जाता है तो उसको शब्द को जैसे कि वैसे लेना पड़ता है। इस तरह के अनुवाद के कई प्रकार है, छाया अनुवाद है, भावानुवाद है, सारा अनुवाद है, ऐसे कई प्रकार अनुवाद के हैं। इसको हम उसमें देखेंगे। केवल इतनी बात ध्यान में रखिएगा, एक भाषा से दूसरी भाषा में जो मालूमात ली जाती है या के कृति पढ़ी जाती है उसको हम अनुवाद करते हैं। इसमें दो भाषाओं का होना या दो भाषाओं में उस अनुवादक को यानी जो अनुवाद कर रहे हैं उसको दो भाषाएं आना अनिवार्य है। जिस भाषा में वो अनुवाद कर रहा है और जिस भाषा का अनुवाद कर रहा है। जैसे मेरे लिए मैं बता दूं कि मैं मराठी में मेरी शिक्षा दीक्षा हो गई है और हिंदी में भी मेरी पढ़ाई हुई है। तो यद्यपि कोई मुझे अगर कह देता है कि मराठी कोई कविता है उसको हिंदी में अनुवाद कीजिए तो मैं ठीक तरह से उसका अनुवाद कर सकूंगा, इसलिए क्योंकि मुझे मराठी भाषा अच्छी तरह से आती है और हिंदी भाषा भी आती है। यद्यपि आप उर्दू माध्यम के हैं और आपको कहा जाता है कि आप मराठी से हिंदी में कर लीजिए तो काफी आपके लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से ये अनुवाद है। तो आपके लिए यहाँ पर व्याकरणिक का हिस्सा समाप्त हो जाता है। अब देखिए अगला जो हिस्सा इसके लिए रखा गया है, पता नहीं ये तो मैं ठीक तरह से आपको नहीं बता पाऊंगा कि आपकी परीक्षाएं किस प्रकार से होती है। यद्यपि महामारी आगे बढ़ती है, अगर ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं तो आपके लिए पता है कि 25 प्रश्न आपको दिए जाते हैं। आपको 25 प्रश्न छुड़ाना है, हर एक के लिए 2 अंक होते हैं। 25 यानी 50 मार्क्स का वह पेपर होता है और ये सारी चीजें आपको पता है। लेकिन यदि कोरोना महामारी रुक जाती है और आपको लिखित रूप में मतलब ऑब्जेक्टिव न होकर लिखित रूप में यदि परीक्षा देनी है तो
दीर्घोत्तरी जिसको हम कहते हैं दीर्घ लिखना है, सब्जेक्टिव कहा जाता है अंग्रेजी में, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव यदि लिखना है, दीर्घ लिखना है, उस समय आपका प्रश्न पत्र कैसे रहेगा, आपका क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा। इसमें लिखा है कि 2 घंटे का समय है, 50 अंक का पेपर है। पहला प्रश्न जो आएगा वो संदर्भ सहित अर्थ को लेकर रहेगा, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जिसको हम कहते हैं। संदर्भ कहानी किसकी है, किसने लिखी है, कहानी में क्या है, ये जो हमने इसके पहले भी हमने दिया है, उस पर आएगा, उसके लिए 10 अंक रहेंगे। उसके बाद नंबर 2 पर कथा संसार की जो कहानियां हैं, जो 7 कहानियां हमने देखी है, घर की तलाश से लेकर मैं, शहर और वे, एक में जो 7 कहानियां हैं उस पर 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से आपको एक लिखना है जिसके अंक रहेंगे 15। और उसके बाद फिर नीचे जो है आपको 15 मार्क्स का ये और एक क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा व्यवहारिक हिंदी के पाठ्यक्रम पर, जिसे हमने ऊपर देखा है, पल्लवन है, संक्षेपण है, पत्राचार है, कंप्यूटर में हिंदी का प्रयोग है या अनुवाद है। इस पर से किसी पर भी 2 पर प्रश्न पूछे जाएंगे, उस पर से एक आपको लिखना है, विकल्प सहित यानी और, विकल्प का अर्थ क्या होता है और। तो ये 2 आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से आपको एक लिखना है, उसके लिए अंक निर्धारित किए गए हैं, वो है 15। और अंत में आपको ये हो गए हैं 40। और ये जो टिप्पणियां हैं, आपको ये टिप्पणी पूछी जाएगी, एक कहानी पर पूछी जाएगी और एक जो है तो व्यवहारिक हिंदी पर पूछी जाएगी। इस तरह से आपको जो है 2 अ और आ ऐसे 2 रहेंगे, उसमें 4 आएंगे, 4 में से आपको 2 लिखना है। ये 5-5 अंक के लिए रहेंगे, मतलब 10 अंक के लिए ये टिप्पणियां रहेगी। इस तरह से कुल आपके 50 अंक का ये पेपर रहेगा। इस प्रकार से ये प्रश्न पत्र का प्रारूप है। शायद पता नहीं, अब ये हम ठीक तरह से आपको बता नहीं पाएंगे कि प्रश्न पत्र ऐसे ही आएगा या कैसे आएगा, लेकिन इतनी बात जरूर है कि हमको जो है दोनों ओर से हमारा अभ्यास हमको करना है। तो यहाँ पर आकर हम रुकते हैं, क्योंकि यह महामारी की दूसरी लहर अभी चल रही है, इसलिए हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि जो सरकार ने बताए हुए नियम है या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो नियम बनाए हैं उसका पालन हमें करना है। मास्क पहनना है, हमारे हाथ धोना है और 10 गज की दूरी जो है हमको बनाए रखना है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी प्रकार से हमारे पीरियड कीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो यहाँ पर भी पूछ सकते हैं, यद्यपि नहीं तो हमारा मोबाइल नंबर आपके पास है, आप उस पर भी, वहां पर भी जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और आपकी जितनी भी जिज्ञासा है, आपके जितने भी प्रश्न हैं, हमसे आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।